हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमला अपने बेटे राम की शादी गांव की एक लड़की से इसलिए करती है ताकि वो उससे डर कर रहे, उसकी हर बात को माने। लेकिन चंदा तो अपनी सास की उम्मीदों पर खड़ी तो बिल्कुल भी नहीं उतरती। कहने का मतलब कि चंदा का व्यवहार देखकर लोग कहते कि वाकई ये गांव की गवार है। हालांकि चंदा तो एमए पास थी और जब विमला कमला की बहू चंदा की मुंह दिखाई करने आती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि चंदा अपने कमरे में खाना खा रही है और वो भी इस तरह कि आधा खाना नीचे गिर रहा है और आधा उसके कपड़े पर। ये देखकर विमला कमला की बहू चंदा से कहती है, वैसे तो बहू मैं तेरी सास से मिलने आई थी, लेकिन कमला तो घर पर है नहीं। सोचा नई बहू की मुंह दिखाई कर लूं, लेकिन फिर तू तो मुझे पूरी की पूरी दिख गई। अब विमला की ये बातें सुनकर दाल चावल खा रही चंदा उन्हीं हाथों से अपना घूंघट करने लगती है और उसी हाथ से विमला के पैर छू लेती है। ये देखकर विमला चंदा से कहती है, और बहू बस भी कर, रहने दे। तूने जितना खाया पिया है सब खुद से ज्यादा तो मुझे लगा दिया। क्या हाथ धोकर आ जा। इतना कहने के बाद विमला भनभनाती हुई कमला के घर से बाहर निकलने लगती है। तभी कमला विमला से कहती है, क्या बात है विमला, इतने गुस्से से घर से क्यों निकल रही है? कोई बात हो गई क्या? मुझे नहीं बताएगी? वैसे तो मैं तुझसे मिलने आई थी, लेकिन तू मिली नहीं तो सोचा बहू की मुंह दिखाई कर लूं। लेकिन तेरी बहू तो फूलदान कम और कूड़ेदान ज्यादा लग रही है। विमला अब तुझसे क्या छुपाना, देख लिया ना मेरी बहू की करतूत। शादी से पहले जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो खिला हुआ गुलाब लग रही थी, लेकिन अब देखो बदबूदार कूड़ा लग रही है। इसे दूर रखने का मन करता है। बात तो तूने 100% की कही है कमला, लेकिन तेरे बेटे की किस्मत ही फूट गई। बेचारा राम भी अपनी बीवी को देखकर सोचता होगा, कहाँ मैंने शहर की रसमलाई सोची थी और कहाँ से मुझे बदबूदार लड्डू मिल गया। अब बस भी कर, ताने मारना तू। विमला और कमला काफी समय बातचीत करते हैं और कुछ देर में कमला देखती है कि उसकी बहू बर्तन धो रही है, लेकिन बर्तनों को गोद में रखकर घिस रही थी। ये देखकर कमला तुरंत अपनी बहू से कहती है, बहू तो ये कैसे बर्तन धो रही है? जितना बर्तन साफ नहीं हो रहा उतने तो तेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। ये क्या तरीका है बर्तन साफ करने का? माँ जी, मुझसे खड़े खड़े बर्तन धोना नहीं होता, इसलिए मैं बैठकर यूं ही बर्तन घिस रही हूँ। अब कमला भी अपनी बहू को समझा नहीं पाती। कमला की बहू चंदा इतनी गंदगी फैला कर रखती थी और गंदगी में रहना पसंद करती थी। हर कोई कमला को बुरा भला कह कर जाता था। एक रोज कमला अपनी बहू को मार्केट लेकर जाती है। तभी चंदा थक जाती है और कूड़ेदान के सामने बैठ जाती है। आने जाने वाले लोग चंदा को ही देख रहे थे क्योंकि वहाँ इतनी बदबू आ रही थी और चंदा आराम से बैठकर अमरूद खा रही थी। तभी उसकी सास जो पीछे से चलकर आराम आराम से आ रही थी, वो चंदा के पास आकर उससे कहती है, बुरा ना मान बहू, एक बात कहूँ, कुत्ता भी जहाँ बैठता है ना उस जगह को अपनी दुम से साफ कर लेता है, लेकिन तू तो कूड़े पर ही बैठ गई। माँ जी, ये तो कूड़ा फेंकने का घर है तो इसमें बुरा ही क्या है? हम ही लोग तो ये कूड़ा फैलाते हैं ना, और हम ही इससे दूर भागने लगे तो इसे साफ करने वाला भी इसे साफ ना करे। तुझे तो समझाना ही बेकार है, कचरे का दूसरा नाम ही तो है तू। अब अगली सुबह कमला को कहीं जाना था और वो अपनी बहू को समझा कर जाती है कि घर का सारा काम करने के बाद घर को साफ रखे, खाना खाए। लेकिन चंदा को नींद आने लगती है और वो बिना काम किए खाना खाने के बाद प्लेट में हाथ धोकर वहीं जमीन पर सो जाती है। कुछ समय बाद जब कमला आती है तो वो देखती है, हाय दैया, झाड़ू लगाकर कचरा इस कोने में पड़ा है, बर्तन साफ नहीं है, गैस चूल्हा साफ नहीं है और खाना खाने के बाद प्लेट में हाथ धोकर ये वहीं पर सोई हुई है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मुझे ही सारा घर साफ करना पड़ेगा। अब कमला अपनी बहू को उठाते हुए घर का सारा काम उसी से करवाने की सोचती है, क्योंकि चाहकर भी चंदा कोई काम करने के लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से कमला अपनी बहू से कहती है, बहू तो इतनी आलसी और कामचोर है कि खुद तो नहाती नहीं और खाना खाने के बाद प्लेट में हाथ धोकर यही सोई हुई है, और न घर साफ करा है, न किचन साफ करा है, और न ही बर्तन धोए हैं तूने, और न ही तूने घर में पोछा लगाया है। तो तूने किया ही क्या है आज? दरअसल माँ जी, आपके जाने के बाद मुझे गहरी नींद आने लगी और मैं खाने के बाद सो गई। अब घर का काम कर देती हूँ, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? ये बातें चल ही रही थी कि तभी कमला के घर विमला का आना होता है और विमला भी कमला के मजे लेते हुए कमला से कहती है, बहू तू तो अभी तक नहाई भी नहीं, अपनी हालत देखकर तुझे कोई कहेगा तू नई नवेली दुल्हन है। तेरी शादी को 1 महीने हुए हैं। हाँ हाँ विमला, सही कहा तूने,
इसे देखकर तो लगता ही नहीं है ये नई नवेली दुल्हन है। और तो और इसके कपड़े देखो, लगता है 10 दिन से नहाई नहीं है ये। माँ जी, गाँव के लोगों को तो आपने देखा नहीं है क्या? वो किस तरह से अपना जीवन जीते हैं। गाय का गोबर को उठाने से लेकर उन्हें नहलाना, खेतों में काम करना और नीचे जमीन पर सो जाना, ये सब उनकी आदत होती है। लेकिन बहू, तो गांव और शहर में अंतर नहीं जानती कि गांव के लोग कैसे रहते हैं और शहर के लोग किस तरह से रहना पसंद करते हैं? अब इस इंसिडेंट के बाद भी चंदा में कोई फर्क नहीं था। वो हमेशा फर्नीचर हालत में ही रहती। उसके बाद चंदा देर शाम चूड़ी वाले की आवाज सुनकर मोहल्ले के बाहर दरवाजे पर निकलती है, जिसके बाद चूड़ी वाला चंदा को ही 10 रुपए पकड़ा कर चला जाता है। तभी एक कबाड़ी वाला भी वहाँ से गुजर रहा था। वो चंदा को 5 रुपए देता है। ये देखकर चंदा उस कबाड़ी वाले से कहती है, पहले तो उस चूड़ी वाले ने मुझे 10 रुपए पकड़ा दिए, मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर तुमने मुझे 5 रुपए पकड़ा दिए, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन तुम्हें क्या मैं भिखारी दिखती हूँ? अरे भिखारी को भिखारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सलमान खान कहेंगे क्या? अरे एक बात बताओ, तुम्हारे बाल देखो, तुम्हारी चाल देखो, तुम्हारे बोलने का तरीका देखो, हर एक चीज से तुम भिखारी लग रही हो। और तुम कहती हो मैं भिखारी नहीं लग रही। अच्छा एक बात बताओ, तुम बता रही हो या पूछ रही हो मुझसे? कहने का क्या मतलब है कि मैं भिखारी हूँ? मुंह संभाल कर बात करो। हे भगवान, सत्यानाश हो इसका। अब मुझे कोई ये बताओ कि भिखारियों को भिखारी नहीं कहेंगे तो क्या अंबानी की छठी औलाद कहेंगे? अरे यार, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता आजकल के ये भिखारी ना जाने खुद को भिखारी मानते क्यों नहीं है। एक तो भिखारी की तरह कपड़े पहन के भिखारी की तरह बन के बैठी हुई है, ऊपर से मुझे ही सिखा रही है और बार बार कह रही है मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। अरे मेरी माँ, तू दिखती भिखारी है, तू बोलती भिखारी की तरह है। तेरे को देख कर कोई भी अंधा भी बोल दे कि तू भिखारी है। मैं भिखारी हूँ? नहीं मेरी माँ, तू भिखारी नहीं है। भिखारी तो मैं हूँ, मेरा पूरा खानदान है। हम लोग भिखारी की तरह कपड़े पहन के घूम रहे हैं, भिखारी बन के घूम रहे हैं। अरे मेरी माँ, अपने आप को देख ध्यान से। मैं भी तुझ जैसे के मुंह लग क्यों रहा हूँ? जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तभी चंदा खुद को देखने लग जाती है। चंदा की साड़ी, उसके बाल देखकर कोई भी उसे भिखारी कह देता। तभी विमला ये सब देख रही थी और वो चंदा के पास आकर चंदा से कहती, बहू, तू जैसे गंदे कपड़े, खुले बाल और बिना चप्पल के घर से बाहर निकल कर आई है, उस तरह तो तुझे कोई साधारण या आम आदमी तो कहेगा नहीं। इसलिए उन दोनों ने तुझे पैसे पकड़ा दिए क्योंकि तू भिखारी ही लग रही है। उसने जो कहा सो कहा, लेकिन अब विमला आंटी आप भी मुझे भिखारी कहोगे? कूड़ेदान को कूड़ेदान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तूने डस्टबिन तो देखा ही होगा ना, बाहर से साफ और अंदर से गंदा लगता है ना। लेकिन तू तो बाहर से भी गंदी ही नजर आती है, तभी तो कोई भी आता जाता तुझे पैसे पकड़ाकर चल देता है। इस इंसिडेंट के बाद चंदा को काफी बुरा लगता है और वो सुधर जाती है, क्योंकि उसे लोगों ने भिखारी समझकर पैसे पकड़ा दिए और विमला भी उसका मजाक बनाती है और उसे अब ये सब काफी समय बाद समझ आता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। संगम बारिश में भीगता हुआ ऑफिस से जैसे ही घर आता है तो उसको देखकर उसकी माँ निर्मला कहती है, अरे मेरे लल्ला, इतनी बारिश में क्यों आया? थोड़ा रुकने देता फिर आ जाता, देख पूरा भीग गया। अरे माँ, अब इस बारिश का क्या भरोसा है, पता नहीं कब रुकती। अब इतनी देर बाहर रहता, इससे अच्छा घर आ गया। अब जल्दी से मैं कपड़े बदल के आता हूँ, गर्मा गर्म खाना लगा दो। अच्छा ठीक है, जा फ्रेश हो जा, मैं तेरा खाना लगाती हूँ। आज साथ में मीठे में तेरी मनपसंद चीज है। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। संगम कमरे में जाकर फ्रेश होकर नीचे खाना खाने के लिए आता है, जहाँ टेबल पर खाना खाने के बाद निर्मला उसको अपनी बहन शिखा के हाथ के बनाए लड्डू खाने को देती है, जिनको देखकर संगम बोलता है, ये लड्डू, ये तो दीदी के हाथों की खुशबू है। लेकिन ये यहाँ कैसे माँ? दीदी आई है क्या? बताओ ना। नहीं, उसने भिजवाए थे, उसके ससुराल से उसके पड़ोसी आ रहे थे इस साइड, तो उनके हाथ उसने लड्डू का डब्बा भिजवा दिया, ये बोलकर कि मेरे भाई को बहुत पसंद है मेरे हाथों के लड्डू, तो प्लीज दे देना। सच में दीदी बहुत अच्छी है। इन लड्डू के लिए तो मैं उसको एक हफ्ते ससुराल ही नहीं जाने देता था। अभी फोन करके थैंक यू बोलता हूँ। संगम फोन निकालकर अपनी बड़ी बहन शिखा को कॉल लगाता है और शिखा के फोन उठाते ही उससे कहता है, दीदी दीदी दीदी, थैंक यू सो मच, आपने लड्डू भेजकर मेरा दिन बना दिया। अरे वाह छोटे, मुझे नहीं पता था तुझे लड्डू को देखकर इतनी खुशी होगी। खैर अच्छी बात है तू खुश हुआ, लेकिन बच्चों सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, दीदी को भी कुछ देना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको, बताओ ना। बताऊंगी,
रक्षाबंधन आ रहा है, बस तब तक का इंतजार कर, उसी दिन बताऊंगी मुझे क्या चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि रक्षाबंधन आ रहा है। ठीक है दीदी, आप जो मांगोगी आपका ये छोटा भाई आपको वो देगा। अच्छा अब मैं रखता हूँ, मुझे लड्डू खाने हैं। ठीक है, बाय। इतना बोलकर शिखा और संगम दोनों ही कॉल कट कर देते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और एक हफ्ते बाद रक्षाबंधन आने वाला होता है, जिस पर संगम एक शाम अपनी माँ से कहता है, माँ दीदी को क्या दूं रक्षाबंधन पर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वैसे वो आएंगी ना घर? हर बार तो आती ही है, तो इस बार क्यों नहीं आएगी? अरे लेकिन इस बार उसकी ननद निशा अपनी विदेश से पढ़ाई पूरी करके आ रही है रक्षाबंधन पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सास आने ना दे। अच्छा ऐसा है, मुझे दोस्त ने बताया ही नहीं, तुझे कैसे पता? मुझे। संगम कुछ बोलता इतने में ही निर्मला के फोन पर उसकी बेटी शिखा का कॉल आता है, जो उससे बोलती है, हेलो माँ, कैसी हो? संगम कैसा है? मैं अच्छी हूँ मेरी बच्ची, और संगम भी अच्छा है। तू बता तू कैसी है? माँ मैं अच्छी हूँ। मैं कह रही थी कि इस बार मैं रक्षाबंधन पर घर नहीं आ पाऊंगी। अच्छा निशा आ रही है ना रक्षाबंधन पर, इसलिए? हाँ माँ, लेकिन आपको कैसे पता? मुझे तो खुद अभी पता चला है। माँ जी को तो फोन आया था निशा का, तो आपको किसने बताया? ये तेरे भाई ने बताया था, मुझे लगा तूने बताया होगा। खैर छोड़, मैं कह रही थी इस बार मैं इसको भेज देती हूँ तेरे घर। वैसे भी बेटा वो इतने समय बाद घर आ रही है, ऐसे में तू अगर यहाँ माई के आने की जिद करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है, तो आप एक काम करना, टाइम से संगम को भेज देना। और कहाँ है वो नालायक, बात करवाना जरा उससे। ले कर ले बात दीदी से। हाँ दीदी कैसी हो, और कोई दिक्कत मत लेना, मैं आ जाऊंगा आपके घर। बस बता दो आपको रक्षाबंधन पर क्या गिफ्ट चाहिए। वो तो मैं तुझे यही बताऊंगी, आ जाइयो टाइम से। चल अब मैं रखती हूँ, निशा के आने की तैयारी करनी है। इतना बोलकर शिखा कॉल कट करके अपनी सास सुजाता के कमरे में जाकर उससे कहती है, माँ जी, मैंने अपने भाई को बुला लिया है यहाँ। इस राखी वो यहीं आएगा। इससे निशा के साथ मयूर की राखी भी हो जाएगी और मेरी संगम के साथ राखी हो जाएगी। हाँ बहू, अच्छा किया। अब जरा तुम मिठाइयाँ बना लियो, तुझे पता है ना निशा को तेरे हाथ की मिठाइयाँ कितनी अच्छी लगती है। जी माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं निशा की पसंद की सारी मिठाई बना लूंगी। शिखा रक्षाबंधन की तैयारियों में लग जाती है। वो तरह तरह की मिठाइयाँ बना कर रख लेती है और शाम होते हुए मयूर के साथ शॉपिंग पर जाती है, जहाँ वो एक सुनार की दुकान पर जाकर चांदी की राखी पसंद करते हुए मयूर से कहती है, मयूर जी, मैं ये चांदी की राखी ले लूं संगम के लिए? ये कोई पूछने की बात है? साले के लिए? मेरा मतलब है साले साहब के लिए, जो लेना है ले लो। ज्यादा नहीं बोलो, ठीक है ना? तुम जानते हो ना मेरे भाई को, ऐसे साले ना नसीब वालों को मिलते हैं। शिखा के इतना बोलते ही बारिश शुरू हो जाती है और ये देखकर मयूर शिखा से कहता है, यार चलो कार में बैठो, बहुत तेज बारिश हो रही है, जल्दी चलो। हाँ जी चलिए, ये बारिशें भी ना कहीं मेरा रक्षाबंधन खराब न कर दे। शिखा और मयूर जल्दी से कार में बैठकर घर पहुंचते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। इतनी झमाझम बारिश में रक्षाबंधन से एक दिन पहले निशा, शिखा की ननद, उसके घर आती है, जहां मयूर, शिखा और सुजाता उसका स्वागत करते हैं और शिखा अपनी ननद से कहती है, दीदी, आपका इंतजार 2 साल से ये घर कर रहा था, अब आप आई हो तो हम कहीं जाने नहीं देंगे आपको। अरे भाभी, जितना आप सबने मेरा इंतजार किया ना, उतना ही मैंने भी आपका। अरे विदेश में मेरे दिन कैसे निकलते थे आपको क्या ही बताऊं। और बताओ भाभी, कैसी हो आप? घर में सब ठीक तो है ना? आंटी जी और संगम सब ठीक है, अंदर आ जाओ। निशा के आने के बाद उसको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार होता है। निशा सुबह सुबह तैयार हो जाती है तो देखती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये देखकर वो बोलती है, हे भगवान, भैया भाभी बाहर देखिए ना, कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे में रक्षाबंधन कैसे मना पाएंगे अच्छे से? कोई नहीं निशा, हम तो घर में ही है। तू कौन सा छत पे जाके राखी बांधेगी हमें? अरे आपको अपनी पड़ी है, भाभी का सोचो, उनको भी तो अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मनाना है। वो कैसे जाएंगी अपने घर? बारिश के कारण सब जगह इतना ट्रैफिक होगा कि भाभी अपने घर पहुंच भी नहीं पाएंगी। इतने में पूजा की थाली लिए शिखा वहाँ आती है और निशा की बातों का जवाब देते हुए कहती है, अरे निशा, तुम इतनी क्यों परेशान हो?
1 साल मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी तो इससे मेरा रिश्ता टूट थोड़ी ना जाएगा। पर भाभी मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी वजह से इस बार आप अपने मायके नहीं जा पाएंगी। मुझे माफ कर दो। अरे बस कर, बहू का भाई आ रहा है इस बार घर पे, तू चल अब मयूर को राखी बांध। ये सुनकर निशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वो अपने भाई को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब संगम नहीं आता तो शिखा का मुंह उतर जाता है और वो बोलती है, इस बारिश ने इस साल मेरा रक्षाबंधन सच में बेकार कर दिया। इतनी तेज बारिश में पता नहीं कहाँ फंसा होगा मेरा बेचारा भाई। माँ ने कहा था सुबह से निकला है, शाम होने को आई है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। भाभी ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं हुआ होगा संगम को, बारिश में फंसा होगा। सभी इतने परेशान थे कि इतने में ही घर की डोरबेल बजती है। शिखा भागकर दरवाजा खोलने जाती है तो सामने बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ संगम ठंड से कांपता हुआ खड़ा था। उसे देखकर शिखा जल्दी से उसे अंदर लेकर आती है। बेचारे संगम को कांपता देखकर सबसे पहले उसे वो कपड़े बदलने को कहते हैं, जिसके बाद जब वो सूखे कपड़े पहनकर सबके सामने आता है तो शिखा उसे राखी बांधती है, जिस पर संगम कहता है, इतनी बारिश में मैं कुछ ला तो नहीं पाया दीदी, आप बता दो क्या चाहिए, आपको कल दे दूंगा। मुझे जो चाहिए मैंने कहा था ना मैं मांग लूंगी, तो मुझे मेरी भाभी चाहिए। अब मेरे भाई को शादी कर लेनी चाहिए, क्यों निशा? मम्मा मुझे क्या पता भाभी। क्यों, तुमको शादी नहीं करनी संगम से? चलो कोई नहीं, मैं कोई और लड़की देख लूंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने ऐसा कब कहा? अरे तुझे क्या लगा हमें तेरे और संगम के बारे में कुछ नहीं पता? सब पता था, तेरी पढ़ाई खत्म होने का वेट कर रहे थे ताकि तू आए और हम तेरी शादी फिक्स कर दे। मुझे खुशी है, मेरी बेटी मेरी बहू की भाभी बनेगी। चलो अब कल निर्मला जी को बुलाकर रिश्ता पक्का कर लेंगे। बारिश में भीगा हुआ आया संगम आखिरकार अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाने में सफल हो ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।